गर्मियों की छुट्टियों में 5 दोस्तों ने फैसला किया कि इस बार किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आज तक कोई जाना न चाहता हो। और उसी जुनून में आर्यन को शहर के पुराने अभिलेखागार से एक जगह का जिक्र मिला जिसका नाम था भैरवपुरा। यह गांव लगभग 28 साल पहले अचानक खाली हो गया था। कहा जाता था कि यहां रात होते ही जमीन से सिसकियों की आवाजें आती हैं और लोगों की परछाइयां उनसे पहले चलने लगती हैं। सुनो, अगर अब भी डर लग रहा है तो यहीं से वापस चल सकते हैं। बाद में रोना मत करण बोला, लेकिन सुमित हंसते हुए बोला, अरे भाई, डर किस बात का? भूत होते तो अब तक हमें देख चुके होते। गांव में कदम रखते ही अजीब सन्नाटा फैल गया। दोपहर होते हुए भी पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी घुटी हुई लग रही थी। टूटे मकान, जले हुए दरवाजे उखड़े हुए, हैंडपंप और हर गली में बिखरे बच्चों के पुराने जूते पड़े थे। न कोई जानवर, न कोई पक्षी, यहां तक कि हवा भी जैसे सांस लेना भूल गई हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नेहा बोली। तभी गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद दिखा जिसकी टहनियों में सैकड़ों काले धागे और फटी गुड़ियां लटकी थी और नीचे एक झूला बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। यह तो बच्चों की आखिरी निशानी है। लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी। माया ने कहा ही था कि झूला अचानक इतनी तेज घूमने लगा मानो कोई अदृश्य बच्चा उसमें झूल रहा हो। तभी सामने से एक दुबली बूढ़ी औरत आई जिसकी आंखें पूरी काली थी। उसने पूछा, क्यों आए हो यहां? ये जमीन सांस लेती है और जो इसकी सांस सुन ले वो वापस नहीं जाता। हम सच जानना चाहते हैं, आर्यन बोला तो उसने कहा, अगर जानना है तो श्मशान के पीछे बने पुराने कुएं तक जाओ, लेकिन याद रखना वहां तुम्हारी परछाई तुमसे पहले मरेगी। और यह कहते ही वो औरत मिट्टी में घुल गई। चारों तरफ धुंध फैलने लगी, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और कहीं दूर बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। डर अब मजाक से आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी वे कुएं की ओर बढ़े जहां एक झुका हुआ आदमी काली चादर ओढ़े खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी। पास जाते ही उसने बिना मुड़े कहा, किसे अपनी आत्मा छोड़ दो। तभी कुएं से सड़े हुए हाथ बाहर आए और जमीन पर रेंगती परछाइयां उठने लगी। करण का साया उससे अलग होकर हंसने लगा। नेहा चिल्लाई, मेरी परछाई मेरा पीछा नहीं कर रही। तभी एक बिना आंखों वाला बच्चा सुमित को खींचने लगा। माया ने घबराकर बैग से माचिस निकाली। आग जलते ही परछाइयां पीछे हटी, लेकिन काला आदमी हंसा। आग शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं। तभी वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने त्रिशूल जमीन पर मारा और बोली, मैं इन्हें और नहीं लेने दूंगी। गांव कांप उठा और वह आदमी चीखता हुआ धुएं में बदल गया। हवा साफ हुई और औरत ने कहा, भागो और पीछे मत देखो। वे जैसे तैसे गांव से बाहर निकले, लेकिन रात में उनकी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई और किसी ने शीशे पर अंदर से दस्तक दी। अगले कुछ महीनों में एक एक करके सभी के साथ अजीब हादसे होने लगे। करण अपने कमरे में उल्टा लटका मिला। दीवारों पर खून से बच्चों के चित्र बने थे। नेहा आईने के सामने गायब हो गई और सिर्फ उसके बाल फर्श पर थे। माया और सुमित तांत्रिक के पास पहुंचे, लेकिन धूप जलते ही उनकी आवाजें बदल गई। तांत्रिक ने कहा, अब तुम आगे आगे। और अगले ही पल वे काले धुएं में अब सिर्फ आर्यन बचा। उसने फिर से अभिलेखागार में खोज की और एक किताब, भैरवपुरा का सच उसमें यह गांव कभी बाल बलि। आर्यन की चीख अभिलेखागार की दीवारों में गूंजकर दब गई और जिस पल वह किताब के अंदर खिंचा, उसी पल भैरवपुरा की जमीन फिर से धड़कने लगी। गांव के सूखे कुएं भरने लगे, लेकिन पानी से नहीं बल्कि काले कीचड़ से, जिसमें बच्चों के चेहरे उभरकर फिर डूब जाते थे। और शहर में बैठे लोग रात को सपनों में उसी गांव की गलियों में चलने लगे। किसी ने देखा, उसके पैरों के नीचे मिट्टी खुद ब खुद सरक रही है। किसी ने महसूस किया कि उसकी परछाई दीवार पर उससे अलग चल रही है। और उसी रात
शहर के अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंखें खुलते ही उसने पहली सांस में कहा, आर्यन आ गया, जबकि किसी ने उसका नाम नहीं लिया था। उधर किताब के अंदर आर्यन एक अंतहीन गलियारे में गिर रहा था, जहां दीवारें इंसानी त्वचा की बनी थी और उन पर नाखूनों से लिखे नाम चमक रहे थे। करण, नेहा, माया, सुमित और सैकड़ों और नाम, जिनके नीचे लिखा था अधूरा शरीर। तभी सामने वही बिना आंखों वाला बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसके मुंह में दांत नहीं बल्कि जंग लगी कीलें थीं। उसने कहा, हमें बाहर निकलने के लिए आंखें चाहिए, सांस चाहिए, खाल चाहिए। और हर शब्द के साथ गलियारे में लटकी लाशें हिलने लगी। आर्यन भागा तो देखा, हर मोड़ पर उसका ही चेहरा अलग अलग उम्र में खड़ा है, कहीं बच्चा, कहीं बूढ़ा, कहीं सड़ा हुआ, और हर चेहरा फुसफुसा रहा था, तू देर से आया है, यहां समय मर चुका है। तभी पीछे से काली चादर वाला आदमी प्रकट हुआ, लेकिन अब उसकी चादर के नीचे सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के हाथ उसकी पसलियों से बाहर निकल रहे थे। उसने कहा, गांव कभी खाली नहीं हुआ था, बस दुनिया से छिप गया था और अब दरवाजा खुल चुका है। उधर असली दुनिया में लोग एक एक करके नींद में चलते हुए शहर के बाहर उसी दिशा में जाने लगे जहां कभी भैरवपुरा था। पुलिस ने रोका तो पाया कि उनकी आंखों की पुतलियों में मिट्टी भरी है और मुंह से एक ही आवाज आ रही है, घर चलो। उसी रात शहर के हर आईने में एक गांव उभर आया और आईने के अंदर बच्चे हाथ हिलाकर बुलाने लगे। आर्यन ने किताब के आखिरी पन्ने फाड़े तो उसमें लिखा था, जो यहां आएगा वो बाहर जाएगा, लेकिन अकेला नहीं। तभी गलियारे की छत फट गई और हजारों परछाइयां आर्यन के शरीर में घुसने लगी। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। आखिरी पल उसने चिल्लाकर कहा, किसी को मत आने देना, लेकिन उसकी आवाज बाहर पहुंचते पहुंचते बच्चों की हंसी में बदल गई। अगले दिन शहर के नक्शे में एक नई जगह जुड़ गई, भैरवपुरा कॉलोनी, और वहां पहला घर जिस पर लिखा था मकान नंबर 1। अंदर आईने में आर्यन खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी परछाई दीवार पर बैठकर गिनती कर रही थी, क्योंकि गांव को अब और शरीर चाहिए थे। भैरवपुरा कॉलोनी बनने के बाद शहर की रातें अजीब तरह से लंबी होने लगी। घड़ियां 12:47 पर अटक जाती और उस समय पैदा हुए बच्चों का रोना सुनकर माओ को लगता जैसे कोई बूढ़ा आदमी सांस खींच रहा है। कॉलोनी के हर घर में पहले हफ्ते आईने लगते, दूसरे हफ्ते आईनों में चेहरे देर से हिलते और तीसरे हफ्ते आईनों के अंदर गांव दिखाई देने लगा, जहां जले मकान और झूलते बच्चे खड़े रहते। आर्यन अब हर आईने में दिखने लगा, लेकिन उसका चेहरा सिला हुआ और आंखों के पीछे कई आंखें हिलती रहती थी। वह बोलता नहीं था, बस उंगली से गिनती करता था, और जिस घर में गिनती पूरी हो जाती उस रात वहां से चीखें आती। सुबह दरवाजा खुलता तो अंदर दीवारों पर कीचड़ से बने बच्चों के हाथों के निशान होते और फर्श पर सिर्फ कपड़े बचे होते। कॉलोनी के लोग भागने लगे, लेकिन रास्ते बार बार मुड़कर उसी कॉलोनी में आ गए। पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि सड़कें अंदर से गीली हैं, जैसे जमीन पसीना बहा रही हो। और तभी थानों के वॉकी टॉकी से बच्चों की आवाज आई, हम नीचे हैं। उसी रात जमीन फटी और वही बरगद उग आया, जिस पर फटी गुड़ियां लटकी थी। लेकिन अब हर गुड़िया का चेहरा असली था और उनमें से कुछ चीख रही थीं कि हमें पहचानो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। हम तुम्हारे बच्चे हैं। आर्यन की आवाज गूंजी। गांव अब सिर्फ जगह नहीं है, ये शरीर है और तुम सब उसकी नसें हो। तभी कॉलोनी के घर एक एक करके सांस लेने लगे, दीवारें फूलने लगी, छतों से बाल टपकने लगे और खिड़कियों से आंखें झांकने लगी। अस्पतालों में जन्मे नवजात अचानक बोलने लगे, अब बारी माँ की है। और माओं की परछाइयां उनसे अलग होकर फर्श पर रेंगने लगी। शहर में जितने आईने थे सब एक साथ टूटे और उनके अंदर से वही बिना आंखों वाले बच्चे बाहर आए, जिनके मुंह में कीलें थीं। उन्होंने कहा, शरीर पूरे हो चुके हैं, बस एक आखिरी बलि बाकी है। तभी भैरवपुरा कॉलोनी का नाम बदलकर
सरकारी रिकॉर्ड में रहने योग्य क्षेत्र कर दिया गया और अगले दिन वहां बसने के लिए लंबी लाइन लग गई, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब चैन नहीं बचा था और किसी को नहीं पता था कि जो वहां शिफ्ट हो रहा है वो घर में नहीं बल्कि एक जिंदा कब्र में कदम रख रहा है, जहां परछाई पहले मरती है, फिर यादें और आखिर में इंसान। और अगर आज रात तुम्हें लगे कि तुम्हारे कमरे की दीवार सांस ले रही है, तो समझ लेना भैरवपुरा अब तुम्हारे नीचे है और गिनती शुरू हो चुकी है।